प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं। और इस राष्ट्रीय प्रतीक में हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है वो राष्ट्रध्वज तिरंगा के बारे में उठाया है। और इस तिरंगे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं वो टोटल इसी वीडियो में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा धीरे धीरे मैं आपको राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में, राष्ट्रीय खेल के बारे में, ये सारी चीज़ों पे एक एक करके वीडियो मैं आपके सामने प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो राष्ट्रध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और ये पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश का एक युवक था और इसी के द्वारा सबसे पहले झंडे का प्रारूप तैयार किया गया। और इस झंडे के प्रारूप में 3 पट्टियाँ हुआ करती थीं जो आज के समय में आपको देखने को मिलती हैं। और 3 पट्टियों के बीच में आपका तिरंगे में चरखे को स्थापित किया गया। और बाद में 1931 में इसी तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरीके से राष्ट्रध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया? 1931 में। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि पिंगली वेंकैया को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पिंगली वेंकैया को डायमंड वेंकैया के नाम से जाना जाता है। अभी हमने इस पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि पिंगली वेंकैया कहाँ के निवासी थे। तो पिंगली वेंकैया जो थे वो आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जिन्हें डायमंड वेंकैया के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। और इसी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगे को स्वीकार किया गया। और इसी दिन 22 जुलाई 1947 को ही चरखे को हटा करके गोल चक्र को स्थापित किया गया था। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चरखे को इसलिए हटाया गया क्योंकि जब ये तिरंगे को फ्रंट से देखा जाता था, सामने से देखा जाता था, तो ये तिरंगा जो है सीधा ये आपका चरखा सीधा दिखाई देता था। और अगर तिरंगे के पीछे से बैक पोर्शन से देखा जाता था तो यही चरखा उल्टा दिखाई देता था। तब जाकर के 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटा करके तिरंगे को गोल चक्र को स्थापित किया गया। और ये गोल चक्र कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ से लिया गया था। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है कि भारतीय तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो तिरंगे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो तिरंगे की सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो चूँकि आप देखे होंगे कि तिरंगे में आपका 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, और उस 3 क्षैतिज पट्टियों में सबसे ऊपर आपका कौन सी पट्टी होती है? तो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। तो साहस और बलिदान का प्रतीक, आंसर क्या हो गया? सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन कि ध्वज के बीच में स्थित 24 तीलियों वाला चक्र किस रंग का होता है? तो ध्वज में स्थित 24 तीलियों वाला चक्र जो है वो नीले रंग का बना होता है। और ये 24 तीलियों वाला जो चक्र है वो एक तरीके से निरंतर चलते रहने और धर्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
और वो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय तिरंगे का एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान कहाँ पर स्थित है जहाँ से तिरंगे का उत्पादन एवं आपूर्ति किया जाता है? तो ये आपका स्थित है हुगली। आंसर क्या होगा? हुगली। और ये हुगली कहाँ पर स्थित है? तो हुगली जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। हुगली कहाँ स्थित है? कर्नाटक। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि हुबली जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि हुगली कर्नाटक में स्थित है। और यहीं पर तिरंगे का एकमात्र इसी को लाइसेंस प्राप्त संस्थान बनाया गया है जहां से तिरंगे का उत्पादन एवं आपूर्ति किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पे, और 8वां क्वेश्चन जो है वो है आपका 8वां क्वेश्चन आपका है भारतीय तिरंगे को एवरेस्ट पर सर्वप्रथम किसने फहराया? थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, और मिसप्रिंट में फहराया। ठीक, तो भारतीय तिरंगे को एवरेस्ट पर सर्वप्रथम किसने फहराया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तेनजिंग नोरगे। और यही तेनजिंग नोरगे जो थे 1953 में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे, 23 मई 1953, और ये भारत के निवासी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 मई 1953। और इसी 23 मई 1953 को जब तेनजिंग नोरगे एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचे तो इन्होंने भारतीय तिरंगे को पहली बार एवरेस्ट पर फहराया था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो तिरंगे के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो तिरंगे के निर्माण का अधिकार जो है वो किसको प्रदान किया गया है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा खादी विकास एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय को। तो तिरंगे का जो भी निर्माण होगा वो खादी विकास एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? तो अगला क्वेश्चन आपका आएगा 10वां क्वेश्चन, और ये 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य करना अपराधी की श्रेणी में आता है? अपराधी ना हो करके थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक एक तरीके से कहा जाए तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो अपराध की श्रेणी में कौन सा कार्य आता है? तो झंडे को अगर घुटने के नीचे कपड़े के रूप में पहना जाए, या फिर प्लास्टिक का झंडा फहराया जाए, तीसरा ऑप्शन ध्वज का प्रयोग व्यापार एवं व्यवसाय हेतु अगर किया जाए, या चौथा ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। तो अगर ये ऊपर के तीनों चीज़ों का अगर कोई व्यक्ति करते हुए पाया जाता है तो वो एक तरीके से ध्वज संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, और उस कंडीशन में वो अपराध की श्रेणी में या अपराधी की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो आप लोग को क्या एक तरीके से देश के सभी नागरिकों को झंडे का काफ़ी सम्मान करना चाहिए, और इसको कभी भी घुटने के नीचे कपड़े के रूप में नहीं पहनना चाहिए, प्लास्टिक के झंडे को नहीं फहराना चाहिए, और ध्वज का प्रयोग व्यापार एवं व्यवसाय हेतु नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके का आप कार्य करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, अब आते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा आप खुद अनुमान लगाइए, बाकी तो मैं आंसर देने के लिए बैठा ही हूँ। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) क के तहत झंडे को फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। अगर आप लोग मेरी पॉलिटी की क्लास लिए होंगे तो उस पॉलिटी की क्लास में मैंने आर्टिकल 19(1) क के बारे में बताया हुआ है कि 19(1) क में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अनुसार 19(1) क में शामिल किया। तो 19(1) क सबसे पहले ये है कि
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के अनुसार कुछ चीज़ों को शामिल किया, जिसमें राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार भी आपका आर्टिकल 19(1) कॉप में शामिल किया गया। और इस पर एक केस हुआ था, और वो केस था नवीन जिंदल का केस। और इसी नवीन जिंदल के केस के डिसीजन के अनुसार आर्टिकल 19(1) क में आपका मूल अधिकार के रूप में झंडा फहराना प्रदान किया गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने का नियम निर्धारित किया गया है। ये आपका 12वां क्वेश्चन है, और इस 12वें क्वेश्चन में कि देश के किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने का नियम निर्धारित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन है भारतीय ध्वज संहिता, दूसरा ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता, तीसरा दंड प्रक्रिया संहिता, और चौथा है भारतीय ध्वज निवारण अधिनियम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता। अब ये जो बाकी है, चूँकि इसमें ध्वज शब्द आया तो जाहिर सी बात है कि ध्वज से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया होगा कि किस तरीके से ध्वज को सम्मान देना चाहिए, किस तरीके से लपेटा जाना चाहिए, किस तरीके से उसको फहराया जाना चाहिए। ये सारे नियम कानून का निर्धारण भारतीय ध्वज संहिता में किया गया है। जबकि आपका CPC जो है सिविल प्रक्रिया संहिता, इसमें ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों का वर्णन है। दंड प्रक्रिया संहिता, जैसा कि आपको अधिनियम से ही प्रतीत होता है कि जो दंड के संबंध में जो भी प्रक्रियाएं दी गई हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता में है। जबकि भारतीय ध्वज निवारण अधिनियम एक तरीके से ये कोई विशेष अधिनियम नहीं माना जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि यह किसका कथन है कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है बल्कि सभी लोगों के स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, या पटेल ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो राष्ट्र ध्वज तिरंगा है वो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक न होकर के बल्कि सभी देशवासियों के स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। तो आंसर हो गया आपका सी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के गाड़ी पर तिरंगे को किस ओर लगाया जाता है। तो ये भी आप देखे होंगे कि राष्ट्राध्यक्ष में जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, तो ये राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इनके गाड़ी पे या इनके कार पे जो झंडा तिरंगा लगा होता है वो बाएं तरफ होता है या फिर दाएं तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आप कभी भी अगर राष्ट्राध्यक्ष आपके शहर से होकर के गुजरता है तो उसकी गाड़ी को आप नोटिस करिए और उसके कार पे दाहिने तरफ झंडे को लगाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि तिरंगे का अपमान करने पर कितने वर्ष का कारावास प्रदान किया जाता है। तो तिरंगे का अपमान करने पर, जैसा कि अभी हमने बताया कि तिरंगे से संबंधित जो भी नियम कानून दिए गए हैं वो राष्ट्र ध्वज संहिता में दिया गया है। और उसी संहिता में अगर आप तिरंगे का प्रयोग कपड़े के रूप में करते हैं, कमर के नीचे कपड़े के रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर तिरंगे को प्लास्टिक के रूप में फहराते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेला करते थे तो वो अपने बर्थडे पार्टी में उन्होंने तिरंगे के आकृति का केक काटा था, जिसको लेकर के मीडिया में काफ़ी हो हल्ला हुआ कि ये सरासर ध्वज संहिता का क्या है, उल्लंघन है, अपमान है। तब जाकर के सचिन तेंदुलकर इस चीज़ को लेकर के सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे थे। और इस तरीके का कार्य करने पर किसी भी व्यक्ति को 3 वर्ष का कठोर कारावास, वो भी ध्यान रखिएगा क्या है, कठोर कारावास।
जैसे कि कारावास में भी दो प्रकार के कारावास होते हैं, एक सादा कारावास और दूसरा कठोर कारावास। तो कठोर कारावास में आपसे जेल में श्रम कराया जाता है, जबकि सादा में किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं कराया जाता। तो अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करते हुए पाया जाता है तो उस कंडीशन में वह 3 वर्ष के कठोर कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये राष्ट्र ध्वज पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने बता दिया। और इसमें जैसा कि हमने एक क्वेश्चन ये बताया था कि तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आप इसके साथ साथ बाकी 2 रंगों के बारे में भी जान लीजिएगा कि सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, और उसके बाद से बीच में सफ़ेद रंग होता है जो शांति व सत्य का प्रतीक माना जाता है, तथा सबसे नीचे जो हरा रंग होता है वो उर्वरता वृद्धि एवं विश्वास का प्रतीक माना जाता है। और बाकी 24 तीलियों का रंग हमने बता ही दिया। और उसके बाद से एक तरीके से ये राष्ट्र ध्वज तिरंगे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को हमने व्याख्या करके ऑप्शन के साथ व्याख्या करके हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगर आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा तो मैं इसी तरीके से टाइपिंग के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, MCQ के रूप में प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में हमको बताने का कष्ट करें कि ये तरीका ज़्यादा बेटर है या फिर बोर्ड पर पढ़ना आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।